मेरा नाम मुस्कान है और मेरी उम्र 22 साल है। जिस दिन मैं इस दुनिया में आई वो दिन मेरे लिए खुशी लेकर आया था, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। बचपन में ही एक दर्दनाक हादसे में मेरे माता पिता इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके जाने के बाद जैसे मेरी जिंदगी से रोशनी ही चली गई। घर का माहौल एकदम बदल गया था। जिन लोगों को मैं अपना समझती थी उनकी नजरों में मैं बोझ बन गई थी। चाचा चाची के व्यवहार में नफरत और बेरुखी साफ झलकती थी। कई दिनों तक मुझे ठीक से खाना नहीं मिलता था। अकेली उस घर की दीवारों के बीच मैं अक्सर चुपके से रोती रहती थी। ये वही घर था जो मेरे माता पिता ने अपने खून पसीने से बनाया था। लेकिन पिताजी के गुजरने के बाद चाचा चाची ने न सिर्फ घर बल्कि जमीन और कारोबार पर भी कब्जा जमा लिया। वे इसे पूरी तरह से अपने नाम करना चाहते थे। अपनी मंशा पूरी करने के लिए उन्होंने मुझे रास्ते से हटाने तक की कोशिश की। हाँ, कई बार मेरी जान लेने की साजिशें भी रची गईं। पर एक रात जब पूरा घर सो रहा था, मैं चुपचाप वहां से निकल गई। अंधेरी सड़कों पर बिना किसी ठिकाने की भटकती रही। तभी एक बस मेरी तरफ आती दिखी। बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी मंजिल के मैं उसमें सवार हो गई। शायद किस्मत मुझे किसी नए मोड़ पर ले जाने वाली थी। बस ने अभी कुछ ही दूरी तय की थी कि कंडक्टर मेरी सीट के पास आया और बोला, मैडम, कहाँ की टिकट चाहिए? मैं बुरी तरह घबराई हुई थी। चेहरा घूंघट से ढक रखा था ताकि कोई मुझे पहचान न ले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, उसने मुझे पहचान लिया। मेरे डर की सबसे बड़ी वजह वही थी। कुछ ही देर बाद शायद उसने चाचा को खबर कर दी थी। बस एक चेकिंग नाके पर रुकी थी और मेरी धड़कनें जैसे बंद होने लगी थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मैं अपनी ही सांसें सुन पा रही थी। तभी चाचा अपनी गाड़ी में वहां पहुंचे। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, आंखों में आग जल रही थी, जैसे अभी फाड़ खाएंगे। लेकिन वहां मौजूद लोगों की वजह से उन्होंने खुद को रोके रखा। बिना कुछ कहे बस मेरी बांह पकड़कर खींचते हुए मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। रास्ते भर एक अजीब सन्नाटा था, तूफान से पहले की शांति जैसी। जैसे ही हम घर पहुंचे उनका असली चेहरा सामने आ गया। उन्होंने मुझे बेरहमी से मारा पीटा, दीवारों से धकेला और जमीन पर गिरा दिया। चीखने की हिम्मत भी नहीं बची थी मुझमें। फिर गुस्से में बुदबुदाते हुए बोले, बहुत शौक है न भागने का? कल का दिन तेरे लिए आखिरी होगा इस गांव में। कल से तेरी जिंदगी को ऐसा बना दूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती। नरक जैसी जिंदगी। इतना कहकर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं उस अंधेरे कमरे में कोने में सिमटी हुई थी, डरी हुई, टूटी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मन में अब भी एक उम्मीद की लौ जल रही थी कि क्या मैं इस नरक से कभी निकल पाऊंगी। चाचा की धमकियों ने जैसे मेरे पूरे वजूद को झकझोर कर रख दिया था। दिमाग सुन्न पड़ गया था और आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। दिल में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर कल क्या होने वाला है? डर ने मेरी रूह को जकड़ लिया था। मैं रोती रही, कांपती रही और ना जाने कब उन आंसुओं के बीच मेरी आंख लग गई। सुबह एक भारी सी आवाज ने मुझे झकझोर कर जगाया। दरवाजा खुलने की आवाज थी। सामने चाचा खड़े थे और उनकी आंखों में वही वहशियत थी जो मैंने पहले रात देखी थी। मैं बुरी तरह डर गई थी, जैसे मौत खुद मेरे सामने आ खड़ी हो। कुछ कहने या पूछने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने बिना कोई बात किए मुझे बाहर खींचा और एक बड़ी सी गाड़ी के पास ले आए। अगले ही पल उन्होंने मुझे गाड़ी में इस बेरहमी से धकेला जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कोई बेकार चीज हूं, एक बोझ जिसे बस फेंक देना है। गाड़ी में पहले से कई लड़कियां बैठी थीं, सबके चेहरे पर एक ही दर्द, एक ही खौफ। गाड़ी मुंबई की ओर जा रही थी, पर मेरे लिए ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये मेरी जिंदगी की सबसे भयानक सच्चाई का रास्ता बन चुका था। कुछ ही समय बाद सच्चाई सामने आई। हमें बेच दिया गया था, एक कोठा चलाने वाली औरत को। मेरा दिल बैठ गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरे होंठ सूखने लगे और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस शख्स को मैं परिवार समझती थी, जिसने मुझे गोद में खिलाया था, उसी ने मुझे कुछ पैसों के लिए नर्क में धकेल दिया था। मेरे सगे चाचा ने अपने ही भाई की बेटी को इंसान नहीं, सामान समझा। दौलत की हवस ने इंसानियत को मार डाला था। मुस्कान खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी नजरें उस गली पर जमी थीं जो हर शाम एक नया रूप धारण कर लेती थी। दिन में ये जगह वीरान, थकी हुई और उदास सी लगती थी, जैसे कोई जर्जर बस्ती हो। मगर शाम होते ही वही गली रंग बिरंगी रोशनी से सज उठती थी, जैसे किसी मजबूर दुल्हन को जबरदस्ती सजा दिया गया हो। यह मुंबई की वो गली थी जिसका नाम लोग जुबान पर लाने से भी कतराते थे। मगर रात के अंधेरे में वही शरीफ लोग चुपचाप यहाँ अपनी ख्वाहिशें लेकर आया करते थे।
मुस्कान उनकी आवाजाही को खामोशी से देखती रहती। हर चेहरा एक कहानी कहता था और हर कहानी उसे अपने अतीत की ओर खींच ले जाती। कभी एक मासूम लड़की जो अपने माँ बाप के घर आंगन में सपने बुना करती थी, अब इस गली की एक खिड़की में खड़ी थी। वक्त ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक बुझती हुई आग बाकी थी। वह देर तक यूं ही सोचती रही, फिर गहरी सांस लेकर खुद से बुदबुदाई, लगता है आज भी कोई बोनी नहीं होगी। और यह कहते ही उसने पास पड़ी सिगरेट उठाई, जलाया और धुएं के छल्लों के बीच खो गई। मुस्कान सिर्फ नाम की मुस्कान थी अब। उसकी उम्र तो 22 साल थी, लेकिन जिंदगी ने उसे वक्त से कहीं ज्यादा थका दिया था। एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसे उसके सगे चाचा ने दौलत की हवस में इस नरक में धकेल दिया था, एक कोठे पर जहां इंसान की कीमत उसकी आत्मा से नहीं जिस्म से लगाई जाती थी। मुस्कान ने कई बार इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर हर बार उसे इतनी बेरहमी से पीटा जाता कि शरीर नीला पड़ जाता और कभी कभी तो 2-3 दिन तक होश ही नहीं आता। यहाँ जो एक बार आ जाता, उसका वापस लौटना किसी अधूरी कहानी जैसा रह जाता। उसके साथ यहाँ और भी कई लड़कियां थीं, कुछ मजबूरी में, कुछ धोखे में और कुछ ऐसी भी जिन्होंने अब इस कड़वे सच को अपनी तकदीर मान लिया था। पहले पहल सभी भागने का रास्ता ढूंढती थी, लेकिन वक्त के साथ सब टूट जाती थी, जैसे सपनों के साथ साथ खुद को भी खो देती थी। इस कोठे की मालकिन थी रेशमा बाई, एक कठोर और चतुर औरत जिसके इशारे के बिना यहाँ कुछ नहीं होता था। वो ही लड़कियों को खरीदती, बेचती और उनके जीवन की डोर अपने हाथों में कसकर पकड़ कर रखती थी। पुलिस तक उसके नाम से खामोश हो जाती थी, जैसे पूरा सिस्टम उसके इशारों पर चलता हो। मुस्कान खिड़की के पास खड़ी अपने अतीत में खोई हुई थी, जब अचानक किसी का हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वो चौंक गई, जैसे किसी गहरे सपने से नींद टूटी हो। उसकी आंखें तुरंत डर से फैल गईं, न जाने अब क्या होने वाला था। मुस्कान जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा कि सामने एक लंबा चौड़ा आकर्षक नौजवान खड़ा था। उम्र करीब 24 साल रही होगी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और चेहरे पर वो मासूमियत जो इस जगह पर कम ही देखने को मिलती थी। उसने बस नजरों से इशारा किया और मुस्कान समझ गई कि अब उसे उसके साथ जाना है। मुस्कान ने अपनी सिगरेट बुझाए और बिना कुछ बोले उसके साथ कमरे की तरफ बढ़ गई। रात यूं ही बीती, वो लड़का उसके शरीर से खेलता रहा, जैसे ये सब एक सौदा हो, एक रस्म जिसमें जज्बातों की कोई जगह नहीं थी। सुबह होने तक उसने जैसे खुद को तृप्त महसूस किया और खुशी से मुस्कान के हाथ में 5,000 रुपए थमा दिए। मुस्कान ने उन पैसों में से 2,000 रुपए वापस उसके हाथ में रख दिए। वो हैरान रह गया और बोला, अरे रख लो, तुम्हारे लिए ही तो है। मुस्कान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, नहीं साहब, हराम का खाने की आदत नहीं, जितना काम किया उतना ही पैसा चाहिए। उसका जवाब सुनकर वो कुछ पल खामोश रह गया, फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मुस्कान ने सूनी आंखों से उसकी ओर देखा और बोली, नाम जानकर क्या करोगे साहब? इस धंधे में नाम नहीं चलते, यहाँ तो बस देह बिकती है। आओ, काम करो और निकल जाओ। लड़का कुछ देर उसे देखता रहा, न जाने क्या सोच रहा था। उसके लिए ये सब नया था, पर सबसे ज्यादा उसे हैरानी मुस्कान के रुख और उसके आत्मसम्मान पर हो रही थी। उसने ऐसा तेवर पहले कभी नहीं देखा था। जिस जगह पर उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, वहां खड़ी ये लड़की अब भी अपनी कुछ रेखाएं बचाए हुए थी। वो चुपचाप उसे देखता रहा। शायद पहली बार उसने किसी को मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को महसूस किया था। अमित ने जाते जाते दरवाजे की ओर एक नजर डाली और मुस्कान की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, बड़ी बेपरवाह हो तुम, और फिर धीमे कदमों से बाहर निकल गया। कुछ दिन बीत गए। एक शाम फिर वही लड़का अमित उस बदनाम गली की ओर बढ़ा। उसकी चाल में अब पहले जैसा संकोच नहीं था, बल्कि किसी खास को तलाशने की बेचैनी थी। गली की चहल पहल वैसी ही थी, चमकते कपड़े, बनावटी हंसी और हर तरफ से आती खनकती आवाजें। अमित की नजरें चारों ओर घूमती रहीं, लेकिन उसे जिस चेहरे की तलाश थी वो दिखाई नहीं दिया। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा तो लड़कियों का झुंड उसे घेर लिया। हर कोई उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी, जैसे सब उसे लुभाने की होड़ में हों। तभी एक भारी आवाज गूंजी, हटो रास्ते से लड़कियों। रेशमा बाई सामने खड़ी थी, वही रोबदार चेहरा, वही आंखों में घुली हुई चालाकी। वो अमित की ओर बढ़ी और अपनी खास मुस्कान के साथ बोली, कहिए बाबू, किसे देखना है? जिस पर उंगली रखोगे वो आज तुम्हारी होगी। अमित ने उसकी बात सुनी, मगर उसकी आंखें अब भी किसी को खोज रही थी। उसने सीधा सवाल किया, वो लड़की कहाँ है जो उस दिन मेरे साथ थी? रेशमा बाई थोड़ा चौंकी, फिर लापरवाही से बोली, कौन लड़की? यहाँ तो रोज नई कहानियां बनती हैं बाबू, नाम पता याद रख पाना मुश्किल है।
अमित ने गहरी सांस ली और बोला, उसने नाम तो नहीं बताया था, मगर उसका अंदाज, उसका जवाब, वो नजरें, सब कुछ याद है मुझे। रेशमा बाई उसे ध्यान से देखने लगी, शायद उसकी आंखों में कुछ सच्चाई दिखी थी, या शायद कोई अलग मंशा। तभी पीछे से धीमे कदमों की आहट हुई और एक आवाज हवा में घुली, ढूंढ रहे हो मुझे, साहब। अमित ने पीछे मुड़कर देखा, मुस्कान वहां खड़ी थी। अमित ने भीड़ में से सीधे मुस्कान की ओर इशारा किया। वहां खड़ी बाकी लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर मुस्कान की तरफ तिरस्कार भरी नजर डालते हुए बड़बड़ाईं, ना जाने इसमें ऐसा क्या देख लिया इसने, और फिर धीरे धीरे हट गईं। मुस्कान बिना किसी भाव के अमित की तरफ बढ़ी और उसे कमरे की ओर ले गई। दरवाजा बंद होते ही दोनों कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। मुस्कान ने उसकी खामोशी को तोड़ते हुए तीखे लहजे में कहा, क्या देख रहे हो? जिस काम के लिए आए हो जल्दी निपटा लो, वक्त की कीमत समझती हूं मैं। इतना कहकर उसने अपने ब्लाउज के बटन खोलने शुरू कर दिए, लेकिन अमित ने उसका हाथ थाम लिया और नरमी से बोला, रुको, मैं आज तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आंखों से बात करने आया हूं। तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हारे लिए सब कुछ लुटा दे। फिर बताओ, तुम क्यों हो यहाँ? किस मजबूरी ने तुम्हें इस गली का हिस्सा बना दिया? मुस्कान की आंखों में एक पल को हलचल हुई, लेकिन वो तुरंत संभली और धीरे से बोली, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, साहब। मैं यहाँ सिर्फ नुमाइश के लिए हूँ, सवाल जवाब की दुकान नहीं चलाती। अमित चुप हो गया, उसकी बातों में छिपे दर्द को समझने की कोशिश करता रहा। फिर बिस्तर की ओर बढ़ते हुए खुद को धीमे से गिरा दिया और आंखें बंद कर लीं। पता नहीं क्यों, पर बार बार तुम्हारे पास चला आता हूँ। शायद तुम्हारे सन्नाटे में कोई कहानी सुनाई देती है, जिसे मैं समझना चाहता हूँ, वो बुदबुदाया। मुस्कान उसे एक पल देखती रही। वो पहली बार किसी ग्राहक को इस तरह देख रही थी, जो उसे एक औरत की तरह देख रहा था, न कि एक सौदे की तरह। अमित की बातों को सुनते ही मुस्कान की आंखों में एक ठंडी परछाई उभरी। वह हल्की सी हंसी के साथ बोली, आप जैसे लोग तो बस रात के अंधेरे में हमारे करीब आते हैं, साहब। सुबह होते ही हम जैसे चेहरे देखना भी गवारा नहीं करते। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कंधे पर ठीक करते हुए कहा, जैसे खुद को एक बार फिर संभाल रही हो। अमित ने उसकी बात सुनी गहराई से, फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोला, कड़वा बोलती हो, पर हर शब्द सच लगता है। उसने जेब से सिगरेट निकाली, एक खुद के लिए जलाए और दूसरी मुस्कान की ओर बढ़ा दी। मुस्कान ने कुछ पल उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे सिगरेट थाम ली। लंबे वक्त बाद वो एक बार फिर धुएं के सहारे अपने जज्बात छुपा रही थी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अमित बैठा रहा, बीच बीच में मुस्कान से कुछ पूछता, कुछ कहता, लेकिन मुस्कान हर बात को ऐसे मोड़ देती कि जवाब भी मिलता और नहीं भी। जैसे वो तय कर चुकी हो कि दिल के दरवाजे किसी के लिए नहीं खोलने। थोड़ी देर बाद अमित ने अपने बटुए से 1000 रुपए निकाले और उसकी ओर बढ़ा दिए। मुस्कान ने वो नोट देखे, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जब कुछ किया ही नहीं तो ये कीमत किस चीज की है, साहब? अमित कुछ नहीं बोला, बस पैसों को वापस रख लिया। वो उठा, बिना कोई शोर किए दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। मुस्कान उसी जगह चुपचाप खड़ी रही, जैसे किसी सोच में गुम हो। इतने सालों में ये पहली बार हुआ था कि कोई ग्राहक बिना कुछ किए उसे छुए बगैर चला गया था। हर रात उसका सामना अलग अलग चेहरों से होता, कभी कोई खौफनाक निगाहों वाला, तो कभी बेहिसाब मांगों के साथ, और हर बार मुस्कान को अपनी कीमत चुकानी पड़ती। आज की रात कुछ अलग थी। यही सोचती हुई वो बिस्तर पर ढहने ही वाली थी कि उसकी सहेली कमरे में दाखिल हुई। क्या बात है, आजकल तो मैडम पूरे गली में हिट हैं, सहेली ने चुटकी लेते हुए कहा। मुस्कान ने थकावट भरे अंदाज में बिस्तर पर गिरते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं यार, वही रोज का कस्टमर था, चला आया था। सहेली उसके पास बैठते हुए बोली, रोज का हो या ना हो, कमाल का है तेरा वाला। पूरी कोठी की लड़कियां लाइन में लगी है उसके लिए, और देख, वो सीधा तेरे पास चला आता है। उसने मुंह बनाते हुए हल्की जलन भी छिपाने की कोशिश नहीं की। मुस्कान मुस्कुरा दी, एक थकी हुई लेकिन चालाक मुस्कान। अरे पगली, मुंह क्यों बना रही है? कस्टमर है, कोई दिल वाला आशिक थोड़े ही है मेरा। और वैसे भी ये तो हमारी रोजी रोटी है, मोहब्बत के लिए थोड़ी ना बैठी हूँ यहाँ। सहेली हंस पड़ी और थोड़ी देर तक दोनों यूं ही बेफिक्र हंसी मजाक में खो गईं, जैसे कुछ पल के लिए अपना दर्द भुला देना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों ने खुद को समेटा और कमरे से बाहर निकल गईं, फिर एक और शाम, एक और चेहरे का इंतजार करने। अमित का मन बेचैन था, वो मुस्कान के बारे में सोचता रहता था। उसकी आंखों में मुस्कान का चेहरा, उसकी चाल ढाल, उसकी बातें, सब कुछ नाचता रहता था। हर पल, हर विचार में वो मुस्कान के करीब जाने की ख्वाहिश महसूस करता था।
उसे जानना, समझना और उसकी दुनिया में कदम रखना चाहता था। मुस्कान को लेकर उसकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो उसे हर शाम खोजता, उसकी आदत बन चुकी थी। कभी वो उसे कीमती उपहार भी भेजता, पर मुस्कान कभी कभी ही उन्हें रखती। वो जानता था कि ये गिफ्ट शायद उसे खुशी नहीं देते, फिर भी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। एक शाम जब अमित कोठी पर आया, तो मुस्कान कहीं दिखाई नहीं दी। उसने रेशमा बाई से पूछा, मुस्कान कहाँ है? रेशमा बाई ने जवाब दिया, वो आज किसी और कस्म के साथ बिजी है। तुम आज किसी दूसरी लड़की से काम चला लो। ये सुनकर अमित को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे झटका दे दिया हो। उसके चेहरे पर चुपचाप उदासी फैल गई। बिना कुछ कहे वो वहां से लौट आया। कुछ हफ्ते बाद अमित को मौका मिला। वो मुस्कान को दूर से देख रहा था। उसकी चाहत और भी बढ़ चुकी थी। दिल में एक इच्छा थी कि वो दौड़कर उसे गले लगा ले, पर उसे ये साहस नहीं हो रहा था। कमरे में दाखिल होते ही मुस्कान ने कहा, बड़े दिनों बाद याद आए हमारी। अमित ने उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, रेशमा बाई ने बताया कि तुम बहुत व्यस्त रहती हो इन दिनों। मुस्कान ने थोड़ा रुका और फिर कहा, हाँ, वो बाहर से ताई के कुछ खास मेहमान आए हुए थे, उन्हीं के साथ व्यस्त थी। उसने ये शब्द बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के कहे, जैसे ये सब एक रोजमर्रा की बात हो। अमित ने गहरी सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देती? मुस्कान ने थोड़ी चुप्पी के बाद उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या छोड़ दूं? पराए मर्द के साथ रात बिताना, अमित ने कहा, जैसे उसकी आवाज में एक हल्का सा गुस्सा हो, लेकिन उस गुस्से में भी एक बेचैनी छिपी हुई थी। मुस्कान ने बिना किसी शिकायती लहजे में जवाब दिया, तो फिर तुम क्या हो? तुम भी तो मेरे लिए एक और पराया मर्द हो। अमित की बातों ने मुस्कान के दिल में जैसे कुछ चुभने सा महसूस किया और वह चुप हो गया। उसका मन भी एक तड़प से भर गया था। वह बोला, तो क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है? मुस्कान ने ठंडी नजरों से उसे देखा और कहा, एक वेश्या का एक शरीफ इंसान से क्या रिश्ता हो सकता है? तुम ही बताओ। फिर वह थोड़ी देर रुकते हुए बोली, अगर कभी कोई रिश्ता होगा तो वो सिर्फ तुम्हारे जैसे शरीफों के लिए नाजायज होगा, जिनका सच काली रातों की रंगीनियों में छिपा होता है। अमित की आंखों में गहरी उलझन और दर्द था। वह मुस्कान की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में और भी गहराई आ गई जब उसने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और तुम्हें छूता है, तुम्हें देखा है, तुम्हारे पास आता है। मुस्कान ने नजरें उठाए और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, तुम्हें क्यों ऐतराज है? तुम भी तो यही सब करते हो, और यही मेरा काम है, यही मेरा पैसा है। अमित की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ी और उसने जोर से कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ मुस्कान, तुमसे चाहने लगा हूँ। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। जब कोई तुम्हें छूता है तो मेरी तड़प बढ़ जाती है, मेरी धड़कन तेज हो जाती है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हें किसी और के पास नहीं देख सकता। मुस्कान की आंखें एक पल के लिए खो गईं। उसके मन में अमित के शब्दों की गूंज से एक गहरी खामोशी छा गई। अमित ने धीरे से उसके दोनों हाथों को अपनी हथेलियों में लिया और बोला, हाँ मुस्कान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। तुम इस गंदगी से बाहर निकल जाओ ताकि हम कहीं दूर जाकर एक नई दुनिया बना सकें। मुस्कान चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, जैसे हर शब्द उसकी दिल की गहराई में उतर रहा हो। फिर जैसे बिना किसी शाब्दिक प्रतिक्रिया के उसने अमित के गले में अपने हाथ डाले और उसे महसूस किया। वह एक पल के लिए अपनी पूरी दुनिया को भुलाकर उसके साथ चुपचाप उस पलों में खो गई। सुबह की पहली किरण छुपते छुपते उन दोनों के चेहरे पर एक नई उम्मीद के साथ आई। अमित ने मुस्कान से कहा, अपना ख्याल रखना मुस्कान, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊंगा और फिर हम दोनों के लिए सब कुछ बदल जाएगा। अमित के शहर से बाहर जाने के बाद मुस्कान के लिए सब कुछ बदल चुका था। वह हर रात खुद को बहलाने के लिए न जाने कितने बहाने बनाती थी, कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द, कभी कोई और बात। लेकिन धीरे धीरे वह भी अपना आत्मविश्वास खोने लगी थी। ग्राहक अब पहले जैसे खुश नहीं रहते थे और कई तो झगड़े और गालियां देने लगे थे। कुछ ने तो आना ही बंद कर दिया था। रेशमा बाई का धंधा मंदा पड़ने लगा था और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थी। एक दिन रेशमा बाई ने मुस्कान को अकेले में बुलाया और गुस्से से पूछा, क्या बात है मुस्कान, आजकल ग्राहक तुझे खुश नहीं रहते, सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं? क्या हो रहा है तेरे दिमाग में? मुस्कान चुप रही और बस इतना कहा, अब मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं करता। ये सुनकर रेशमा बाई की आंखों में ताज्जुब और गुस्सा था। वह मुस्कान की आंखों में देखती हुई बोली,
अरे मुस्कान, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तेरा मन क्यों नहीं लगता, ये मैं जानती हूँ। तेरा दिल तो उस लड़के में लग गया है ना? मुस्कान चुपचाप खड़ी रही, जैसे उसे इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। रेशमा बाई हंसते हुए और मुस्कान को करीब बुलाते हुए बोली, देखो मुस्कान, कहीं तुम्हें मोहब्बत तो नहीं हो गई है उससे? फिर रेशमा बाई ने मुस्कान को पास बैठने का इशारा करते हुए कहा, आ जा, मेरे पास बैठ। मुस्कान के चेहरे पर एक गहरी उदासी थी और उसने अपना सिर रेशमा की घुटनों पर रख दिया। उसकी आवाज में एक दर्द था, वह मुझसे बहुत प्यार करता है ताई। वह मुझसे शादी भी करना चाहता है। मुझे अब तक कभी एहसास नहीं हुआ था, पर अब उसकी हर बात, उसका हर वादा मुझे सच्चाई सा लगता है। वह इतना खूबसूरत है कि मुझे अब उसके अलावा कुछ और अच्छा नहीं लगता। रेशमा बाई ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी सख्ती और अनुभव था। वह मुस्कान से बोली, मुस्कान, हमारे धंधे में ये सब नहीं चलता। याद रख, हर खूबसूरत चीज तुम्हें धोखा देती है। तुम उसके प्यार में इतनी कमजोर हो चुकी हो और इसीलिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मुस्कान का चेहरा गहरे दुख से और भी बुझ गया। उसने सिर उठाकर रेशमा की आंखों में देखा और धीरे से कहा, ताई, अब तक मैं आपकी हर बात मानती आई हूँ, पर अब मैं अपनी एक छोटी सी बात आपसे मानती हूँ। मुझे उसे शादी करने दीजिए। मुझे यकीन है वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। मुस्कान खान की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में एक बेआवाज गुहार थी जो दिल को छूने वाली थी। रेशमा बाई ने गहरी सांस ली और मुस्कान के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तेरी खुशियों के रास्ते में नहीं आना चाहती मुस्कान, लेकिन जिस रास्ते पर तू जा रही है वहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। यह अंधेरा तुझे तेरी पहचान से भी दूर कर देगा। मुस्कान ने कहा, वह हमेशा मेरा साथ देगा ताई। मैं मोहब्बत में हूँ। अब कोई कदम पीछे नहीं होगा, मुस्कान ने आत्मविश्वास से कहा। रेशमा बाई ने गहरी सांस ली और बोली, तो ठीक है, दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। ताई ये कहकर चली गई। कुछ दिनों बाद अमित मुस्कान को लेने आया, लेकिन वह उसे घर नहीं, एक फार्म हाउस लेकर गया। वहां एक बड़े राजनेता को देख मुस्कान चौंकी। यह मेरे बॉस हैं, अमित ने कहा। आज रात तुम इन्हें खुश कर दो ताकि मुझे प्रमोशन मिल सके। मुस्कान हैरान हो गई। हम तो शादी करने वाले थे, उसने कहा। अमित हंसते हुए बोला, शादी और वेश्या कभी नहीं होती। फिर उसने मुस्कान को अपने बॉस के कमरे में खींच लिया, दरवाजा बंद कर दिया। वह रोती रही, चीखती चिल्लाती रही। उसकी आई चीख सुनने वाला कोई नहीं था। अमित का बॉस भूखे भेड़िए की तरह उसे पर टूट पड़ा। उसके जिस्म के साथ साथ उसका भरोसा भी नोचा जा चुका था। मुस्कान उसके सामने बेबस हो चुकी थी, जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। उसकी आंखों के किनारे आंसुओं से भीग चुकी थी। उसके जिस्म से खेले जाने के बाद बॉस बाहर आया और अमित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वाह अमित, मजा आ गया। ऐसी बला की खूबसूरती तो मैंने पहली बार देखी। अमित कहने लगा, थैंक यू सर, ये नायाब तोहफा तो बस आपके लिए ही था। बहुत पापड़ बेलने पड़े इसके लिए, तब जाकर मिली है। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का है ना सर? बॉस ने कहा। अरे हाँ भाई, बस 1-2 बार इसका रसपान और कर लूं, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का। ये कहकर बॉस वहां से चला जाता है। अमित संतुष्टि का भाव लिए वही खड़ा सिगरेट जलाने लगता है। तभी मुस्कान लड़खड़ाते हुए वहां आती है और अमित से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो अमित कहने लगा कि तुम पैसों के लिए ये सब पहले से ही करती हो, तो आज और कर लिया तो क्या हो गया? और फोकट में नहीं करवाया है, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे। बस जब जब मैं कहूँ तब तक मेरा साथ देना होगा, तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। मुस्कान कहने लगी, और शादी? अमित बोला, वेश्याओं की शादी नहीं होती है मुस्कान। ये कहकर वह वहां से जाने लगता है। तभी मुस्कान पीछे से रिवॉल्वर उसकी कमर पर रखती और धीरे से उसके कान में कहती है, वेश्याओं की शादी नहीं होती होगी, पर उनके सीने में भी दिल जरूर होता है। और इतना कहकर उसने अमित को गोली मार दी और फिर उसने खुद को भी खत्म कर लिया। अमित वहीं पर गिर पड़ा और कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई।